प्यारे साथियों नमस्कार। नेक्स्ट टूल एग्जाम पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कवर करने जा रहे हैं, संपूर्ण इकोनॉमी को कवर करने जा रहे हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम देना, उस एग्जाम में इकोनॉमी के क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में क्या खास है, उन सभी फैक्टरों को मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम तीनों क्षेत्रों को देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद हम सूचियां पढ़ेंगे कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, और साथ में यह भी देखेंगे कि किन विषयों पर केवल संसद कानून बना सकता है। इसके बाद हम लोग कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में जानेंगे। भारतीय रुपए का इतिहास भी पढ़ने को आपको मिल जाएगा। फेरा क्या है, फेमा क्या है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है, इसके प्रमुख काम क्या क्या होते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, भारतीय शेयर बाजारों के बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सेबी क्या है, सेबी का प्रमुख कार्य क्या है, यह भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे शब्द जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हॉट मनी, मुद्रास्फीति क्या है, महंगी मुद्रा क्या है, इन सभी फैक्टरों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये वो फैक्ट रहेंगे जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल सीधे डिट्टो ऐसे छपे मिलते हैं। इसके बाद यूएनडीपी के बारे में आप समझोगे। आर्थिक नियोजन क्या है, योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, कुछ सूचकांक हैं जो कौन सी संस्थाएं जारी करती हैं, और इसके बाद वीडियो का सबसे अंतिम पड़ाव रहेगा आपका पंचवर्षीय योजनाएं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले बंद कर दी गई, कब कब पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हुई, कितने बार गैप किया गया, किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने बनाया और क्या इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। आप सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। साथियों, हम चाहते तो ये पूरा डाटा आपको बोर्ड पर लिखकर भी दिखा सकते थे, लेकिन आपका एक बहुत लंबा समय उसमें चला जाता। विद्यार्थी जीवन में एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, भली भांति परिचित हूँ। इसीलिए संपूर्ण डाटा खुद टाइप किया है आपके लिए, जिससे 5 से 7 मिनट में पूरी की पूरी अर्थशास्त्र आपके लिए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है पूरी कवर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात की जाए तो ये प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र हमें कच्चा पदार्थ देता है, जैसे कि एक कृषि हो गया, खेतों में अनाज करते हैं, वानिकी हो गई, मत्स्य पालन हो गया या खनन हो गया। जो प्राथमिक क्षेत्र से उस प्रोडक्ट को कुछ बना दे वो द्वितीय क्षेत्र होता है। जैसे कृषि से हम लोग बेकरी का काम करते हैं, तो ये निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल पूर्ति। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। फैक्ट आप लिखते रहना, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार और भंडारण, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर चले जाएंगे। आप जानते हैं 3 सूचियां भी होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, परीक्षा में आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा। जैसे बात की है संघ सूची की, तो इसमें 97 विषय हैं। आप सभी तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डॉकयार्ड, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना और समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये। देखिए, जिस सूची के अंतर्गत जो सब्जेक्ट रखा गया है उस पर कानून बनाने का अधिकार उसी को होता है। इन सभी विषयों पर जो ये आपको दिख रहे हैं, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जो ये विषय आपको दिख रहे हैं, इन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका अस्पताल हो गया, भूमि भवन हो गया, पुलिस विभाग हो गया, उच्च न्यायालय के अधिकारी हो गए, बाजार मेले हो गए और कृषि हो गए। इन पर कोई भी कानून आता है तो राज्य सरकार बनाएगी। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसपे दोनों कानून बनाते हैं, राज्य और केंद्र मिलकर, तो इसे बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन, विद्युत, शिक्षा हो गया, वन, विवाह तलाक हो गया, कारखाने, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। वर्तमान में इसमें कुल 47 विषय रखे गए हैं। तो ये वो सब्जेक्ट थे जिसपे समवर्ती अर्थात दोनों लोग मिलकर बनाते हैं। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिस पर संसद कानून बनाता है, तो उन्हें हम लोग अपशिष्ट विषय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपशिष्ट। और मुख्यतः संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। टैक्स आप सभी जानते होंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष की बात की जाए
तो कुछ केंद्र सरकार डायरेक्ट हमसे लेता है और कुछ टैक्स राज्य सरकार हमसे लेता है। केंद्र में इनकम टैक्स हो गया, धन कर हो गया, आपका व्यय कर हो गया और उपहार हो गया। वहीं राज्य की बात की जाए तो कृषि, होटल, व्यवसाय, रोजगार, भू राजस्व, ये राज्य सरकार हमसे डायरेक्ट लेती है, प्रत्यक्ष लेती है। कुछ अप्रत्यक्ष भी हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो सीमा शुल्क, सेवा, ये टैक्स हमसे केंद्र सरकार वसूलता है। और बिक्री कर हो गया, प्रवेश, शिक्षा, विज्ञापन, वाहन, स्टाम्प, पंजीकरण, डीजल, पेट्रोल, ये टैक्स हमसे राज्य सरकार वसूल करता है। तो इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी हमने देख लिए। बात कीजिए भारतीय रुपया के इतिहास की, तो देखिए रुपया शब्द शेरशाह सूरी के द्वारा यूज किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्होंने चांदी के जो सिक्के बनवाए थे उन्हें वो रुपया बोलते थे और उन सिक्कों का वजन 11.34 ग्राम था। बात की जाए 1957 तक भारतीय जो सिक्के थे उन्हें आना बोलते थे, 16 आना में विभाजित थे वो, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 16 आना। लेकिन इसके बाद से 1 रुपए में 100 पैसे कर दिए गए। बात की भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो ये प्रश्न तो हर बार आने ही आना है। तो भारतीय नोट का जो पैनल होता है, पैनल में कुल 15 भाषाएं एक साथ लिखी रहती हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। फेरा और फेमा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां आर होगा तो आर फॉर आपको रेगुलेशन याद रखना है, और जहां रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और जहां एम होगा, एम से आपको मैनेजमेंट शब्द याद रखना है। और तो बिल्कुल सेम ही है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अर्थशास्त्र के जनक पूछे हैं तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। देखिए एक विभाग है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीएसओ कहते हैं। सीएसओ की बात की जाए तो सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन एक औद्योगिक सांख्यिकी इसकी जो शाखा है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सीएसओ का जो वार्षिक प्रकाशन होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जानते हैं, और सीएसओ ही है जो राष्ट्रीय आय के लिए डाटा को इकट्ठा करती है। बात की जाए जब प्रति व्यक्ति आय शब्द आ ही गया तो इसका मतलब समझिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, अर्थात एक वर्ष की कुल कितनी आय हुई देश की और देश में कुल कितने व्यक्ति हैं उसका डायरेक्ट हमें भाग लगा देना है। इससे जो भी नंबर मिलेगा उसे हम लोग राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। शेयर बाजार से एक प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है, तो देखिए मुख्य रूप से 2 शेयर बाजार आपको पढ़ने, पहला पढ़ना है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस बात की जाए तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है आपका एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही वाला है। एक समिति थी शेरवानी समिति, शेरवानी समिति की सिफारिश पर इस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। एक जगह है वर्ली, वर्ली मुंबई में है, वहां इसका मुख्यालय है, और इसका आधार वर्ष 1983 से 84 रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बात की जाए इसे फंड कौन देता है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसे फंड देता है, और इसे हम लोग दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं, एनएसई को। नेक्स्ट फैक्ट है वो है सेबी के लिए, कि सेबी क्या है, तो इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। बात की है सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है, और सेबी की स्थापना दामोदर समिति की सिफारिश पर की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1912 को मिला। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, और सेबी के 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, वो हैं आपके कहाँ कहाँ। देखिए अब ऐसे याद रखिए, ये आपने भारत का मैप बना लिया, तो एक दिल्ली हो गया, एक कोलकाता हो गया, एक चेन्नई हो गया, एक मुंबई हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन्हीं 4 महानगरों को तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया था। तो बस यही चारों जगह सेबी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ शब्द हैं जो सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे विमुद्रीकरण क्या होता है। तो विमुद्रीकरण होता है कि जब सरकार पहले से कोई भी मुद्रा चल रही है उसे निरस्त कर दे, रद्द कर दे। जैसे कि 8 नवंबर 2016 को भाइयों बहनों आज रात्रि ठीक 12 बजे से पुराने 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, ऐसी सूचना आपको कुछ देखने को मिली थी। बात की जाए भारतीय रुपए की जो डिजाइन है ये किसके द्वारा तैयार की गई है। अक्सर आपने नोट तो चलाए होंगे, नोट्स में एक इस टाइप से डिजाइन देखने को मिलती है, इस टाइप से। तो यहाँ यही अपने भारतीय रुपए का सिंबल है। बात की जाए 15 जुलाई 2010 को इस सिंबल को अपनाया गया था। आईआईटी मुंबई के एक छात्र थे उदित कुमार, उन्होंने ये डिजाइन पेश की थी।
दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? तो बात की है मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाए तो वो दुर्लभ मुद्रा होती है, और मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से कम हो तो ये सुलभ मुद्रा होती है। हॉट मनी किसे कहा जाता है? हॉट मनी तो मुद्रा का जो बाहरी मूल्य है वो तेजी से गिर जाए, अर्थात डॉलर महंगा हो जाए और अपना रुपया सस्ता हो जाए, तो ये हॉट मनी हो गया। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरती, अर्थात अपने रुपए की कीमत गिर रही है, वस्तुएं महंगी हो रही हैं, तो ये मुद्रास्फीति हो रही है, मनी इन्फ्लेटेशन हो रहा है। महंगी मुद्रा किसे कहते हैं? जब अधिक ब्याज दर पर मुद्रा उधार मिले। सपोज कीजिए सुनार अभी 2% का रेट चला रहा है, लेकिन आपके लिए 5% का कर दे, तो फिर आपके लिए वो महंगी मुद्रा हो गई। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और जापान की अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से सरकार की कंट्रोल होती है, जैसे कि चीन की अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए, देखिए जब भारत के पास ऑप्शन आया कि आप समाजवादी अर्थव्यवस्था लोगे या पूंजीवादी, तो भारत में तो क्या चाहिए? दोनों चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं दोनों दे दो, समाजवादी भी और पूंजीवादी भी। तो दोनों का मिला जुला रूप हो गया मिश्रित। यहाँ सरकार के पास भी कंट्रोल है और अडानी अंबानी निजी व्यक्तियों के पास भी कंट्रोल है, अर्थात दोनों के पास है, जैसे कि भारत देश की मुद्रा हो गई। पूछ लिया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपसे परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं, इनको भी देखिए जरा। राष्ट्रीय आय को आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक संस्था है सीएसओ, जिसकी हमने ऊपर ही चर्चा की थी। सीएसओ ही राष्ट्रीय आय की गणना करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की माप है वो 2004-05 के बेस वर्ष पे की गई है। एक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम अनुमति देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीपी योजना आयोग की योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है। देखिए, योजना आयोग की बात हुई तो इसे 15 मार्च 1950 को अपनाया गया था, लेकिन भविष्य में आगे चलकर कब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? नीति आयोग। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। सुमन। भारत में आर्थिक नियोजन चर्चा की सर्वप्रथम सर एमएस विश्वेश्वरैया ने 1936 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण ने प्रस्तुत किया था। सीधे फैक्ट पूछ लिए जाएंगे कि गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो आप बताओ श्रीमन नारायण के द्वारा। श्री एम.एन. राय ने जन योजना निर्मित की। मुंबई प्लांट नामक 15 वर्षीय एक योजना थी जो मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने प्रस्तुत की थी। ये डायरेक्ट फैक्ट है, आपसे सीधे पूछ लिए जाएंगे। देखिए, यूएनडीपी के अनुसार मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय द्वारा प्रतिबद्ध वस्तु एवं सेवाओं प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक सामाजिक आर्थिक विकास के मापन का सूचकांक है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वीडियो का अंतिम फैक्ट आ चुका है, अंतिम पड़ाव, जिसे हम बोलेंगे पंचवर्षीय योजना है। इकोनॉमी से 1 प्रश्न आए या 2 प्रश्न आए या 10 प्रश्न आए, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पंचवर्षीय योजना से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भारत विकसित हुआ है, विकासशील देश बना है। बात की जाए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। एक नंबर पे तो हीरो होता है ना भाई, तो एक पे हीरो आया। पीसी 2 शब्द हैं, तो इन्होंने दूसरी बनाई थी। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य में 3 साल का गैप था। सब कुछ जानोगे आप विस्तार से। देखिए, अंतिम स्लाइड है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचा इसका आपका। देखिए इसे भी। पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 2017 तक बनाई गई हैं, और इसमें 2 बार गैप भी हो चुका है। एक बार तीसरी के बाद गैप हो गया, एक बार यहां पर आपका गैप हो गया, और एक बार ये गैप हो गया। कुल 3 बार गैप हो चुका है, याद रखना, पंचवर्षीय योजनाओं में। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 65 में।
कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उस समय इतने तैयार नहीं थे, तो सुझाव दिए गए कि अब एक वर्षीय योजना लाई जाए। तो इस गैप में ही हरित क्रांति जैसी एक वर्षीय योजना लाई जाती है। उसके बाद क्रम चलता रहता है। फिर एक बार फिर यहाँ पे देखिए 79 और 80 के टाइम पे फिर एक वर्ष का गैप किया जाता है। उसके बाद 90 से 92 तक फिर यहाँ पे 2 वर्ष का गैप किया जाता है। तो इस हिसाब से आपके पंचवर्षीय योजनाओं में गैप देखने को मिलते हैं। यहां से आपको लक्ष्य पूछ लिया जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था। तो सबसे पहले सरकार ने कहा कि हम कृषि पे फोकस करते हैं। 5 साल कृषि पे फोकस किया। उन्होंने कहा अब हम उद्योगों पे फोकस करेंगे। तो उद्योगों पे फोकस किए गए। तो भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है, और राउरकेला, ये 3 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आपके स्टील प्लांट लगा दिए गए। लेकिन 5 साल बाद देखा कृषि अपनी पिछड़ गई है। तो तीसरी में दोनों को फोकस किया गया, कृषि को भी और उद्योगों को भी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। लेकिन याद रखना ये पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी थी जो 1 साल पहले ही हटा दी गई थी। और सबसे अंतिम आपसे है जो है 12वीं, उसका पूछ लिया जाता है त्वरित, सतत और समावेशी विकास किस योजना का लक्ष्य है। तो 12वीं का है। पहली योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे, दूसरी पीसी मान पे, तीसरी गॉड। जैसे आप गॉड शब्द लिखिए GOD, कितने शब्द आए भाई इसमें? 3। तो तीसरी। 5वीं आपकी DP धर के द्वारा। देखिए जो गैप है वो आपकी योजना आयोग द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। 5वीं DP आप कितनी मिनट में बदलती हैं भाई गर्ल्स? तो 5-5 मिनट में। जो आपकी 8वीं है ये है LPG मॉडल पे। किस पे? LPG। G आता है 7 पर, G के बाद क्या आता है? H, यानी कि 8वां नंबर LPG मॉडल पे। 11वीं 12वीं आपकी C रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। साथियों हमने प्रयास किया है, देखिए 15 से 17 मिनट में पूरा सब्जेक्ट को कवर करना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन हम लोगों ने ये कर दिखाया। ये सब आपकी मेहनत की वजह से हो पाया है, जो आप लोग मुझे मोटिवेशन देते रहते हो। कमेंट कीजिए आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो सब्जेक्ट हम जरूर प्रयास करेंगे उसे खत्म करने का। नेक्स्ट गोल एग्जाम को अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जीके ट्रिक नाम की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक से एक अच्छी ट्रिक देखने को मिल जाएंगी। जय हिंद।